हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एसे में एसे नंबर 6 देखेंगे। इसका लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 लेक्चर एसे का कवर कर चुके हैं। आज हम एक एसे डालेंगे। इसमें आपका एसे का टॉपिक जो होगा कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलोंग विद जीडीएच ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस वुड बी द राइट इंडिसेस फॉर जजिंग द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री। देखो, इंडिया के केस में इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है 2024 25 के तक। तो सिर्फ जीडीपी ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जीडीपी के साथ साथ जीडीएच भी, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यदि आप देखो, जो मॉडर्न वर्ल्ड अभी जो मूव कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड था। उसके बाद जो चीजें हुई वो फास्टर रेट से चेंज हुआ। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक देखोगे तो जीडीपी ही इम्पोर्टेंट एक तरह से था। यानी कि जो कंसेप्ट होता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये एक तरह से चारों टर्म जो है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चारों पहले एक ही समझा जाता था कि जिस भी कंट्री के पास इकोनॉमी उसका अच्छा है, यानी कि जीडीपी उसका अच्छा है, तो हर चीज उसका अच्छा होगा। लेकिन विद टाइम पासेस हमने देखा कि कंट्री ग्रो तो कर रहा है लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऑलरेडी हम जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब है कि क्वांटिटेटिव टर्म में कंट्री ग्रो कर रहा है। कि जीडीपी यदि 1 ट्रिलियन था तो 2 ट्रिलियन हो गया, 2 ट्रिलियन था 3 ट्रिलियन, जैसे हम 5 ट्रिलियन के का टारगेट रख रहे हैं। अब डेवलपमेंट है क्या, कि जो क्वांटिटेटिव में ग्रोथ हुआ है वो क्वालिटेटिवली भी दिखना चाहिए। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, एजुकेशन का लेवल बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लोगों को तक सर्विसेज का एक्सेस बढ़ना चाहिए। फिर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का मतलब है कि ऑब्वियसली है कि जो समाज के वैसे तबके के लोग जो उस व्यवस्था से पीछे हट गए हैं, रह गए हैं, जिन्हें सुविधाएं अपने आप में वो जुटा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भी शामिल करना। जैसे एजुकेशन लो, तो पहले एजुकेशन जो क्या था, डीपीएसपी के अंतर्गत था, जो प्राइमरी एजुकेशन। और अब क्या है, हमने उसको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कर दिया है। यानी कि जो बंदे, जो लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब उनको भी हमने मौलिक अधिकार दिया। फिर उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस से जो आया कि जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आने वाले जनरेशन्स को भी ध्यान में रखना। तो जीडीपी का जो डेफिनेशन आप जानते हैं कि किसी भी डोमेस्टिक एरिया में 1 ईयर के अंतर्गत, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, final monetary value of goods and services produced in a financial year in the domestic area of a country is known as GDP. अब जीडीपी दैट्स फाइन, लेकिन जीडीपी के साथ साथ जो होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी होना चाहिए, कि लोगों तक खुशहाली पहुंच पाए। यदि आप देखोगे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, ये कंसेप्ट सबसे पहले 1972 में जो भूटान के किंग थे तब के, उन्होंने वो दिया था। उन्होंने बोला कि जो भी हमारा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए, वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस होना चाहिए, वो 4 पिलर पे आधारित होने चाहिए। पहला पिलर गुड गवर्नेंस। अब देखो, कहीं ना कहीं जो कंट्री है, तो गवर्नेंस जो हमारे देखोगे अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा ना कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन गवर्नेंस बेटर तरीके से, लोगों को पास अधिक सुविधाएं होनी चाहिए, उनके पास अधिक फ्रीडम ऑफ चॉइस होने चाहिए। और जो कुछ वो चाहते हैं, सरकार क्यों है, सरकार या जो सिस्टम है वो पब्लिक को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। तो वो उन्होंने बोला कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस होना चाहिए वो 4 पिलर पे आधारित होना चाहिए। गुड गवर्नेंस, उसके बाद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइदर वो सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल लेवल पे होना चाहिए।
दिस इज नॉट द थिंग्स कि आज सपोज वही है कि आज बहुत सारे पेड़ों को काट दो आज की जरूरत पूरा करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर दो और कल के दिन लिए कुछ बचे ही नहीं। जैसे अब अभी रिपोर्ट जो आया 2019 में, इंडिया में जो गाजियाबाद जो हमारा है वो 2019 के लिए वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में उभरा। इनफैक्ट 30 कंट्री में से 21 जो है इंडिया में ही, और नई दिल्ली जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। इनफैक्ट इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप ये फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में उभरा। तो कहीं ना कहीं दिस इज द प्रॉब्लम। तो पहला गुड गवर्नेंस, उसके बाद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वॉट एवर डेवलपमेंट यू आर डूइंग दैट शुड बी सस्टेनेबल। एंड नेक्स्ट है कल्चरल प्रिजर्वेशन, वो जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो वो कहते हैं ना जैसे अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता, बहुत सारी चीजें जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करना, ये भी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये चार पिलर हैं। इनफैक्ट देखो अब स्टार्टिंग में जैसे, तो ये हमने जनरल चीजों को देखा जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हमको समझने के लिए ये जरूरी था। अब फिर जैसे इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखो, तो इंडियन इकोनॉमी is one of the fastest growing large economy in last many years. In some years it surpassed even China। देखो चाइना लार्ज इकोनॉमी में 3 डेकेड तक, इनफैक्ट 1979 में जो इनका जो उन्होंने मार्केट को अपना चेंज किया, जो ग्रेट चेंज 1979 में होता है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो उन्होंने बनाया, उसके बाद से आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 डेकेड तक वो डबल डिजिट के रेट्स में ग्रो किया। 1980 के आसपास तक जब चाइना ने अपना इकोनॉमी को जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाया, तब तक देखोगे इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट बराबर साइज के थे इकोनॉमी के टर्म में, लेकिन चाइना हमसे सरपास कर गया। लेकिन रिसेंट टाइम में देखो इंडिया कैच कर रहा, बट बड़ी इकोनॉमी के टर्म में वो कैच कर रहा है। लेकिन चूंकि अब चाइना का बेस बहुत बड़ा हो गया था, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। जीडीपी इज ए मेजर ऑफ वेल बीइंग which was devised by eminent economist साइमन कुजनेट्स ड्यूरिंग डिप्रेशन इरा। देखो 1930 के का डेकेड जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का इरा था। सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद फिर जो डिप्रेशन आया, इनफैक्ट उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम वर्ल्ड को फेस करना पड़ा, बट एट द सेम टाइम ही suggested to use it cautiously as it is a very narrow indicator of well-being. Despite that, in 1944, it was adopted in Bretton Woods Conference as a standard of measuring well-being। वो ये कह रहा है कि सेमन कुजनेट्स जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक तरह से दिया कि जीडीपी जो है वेलबीइंग का मेजरमेंट होना चाहिए, बट उन्होंने सावधान किया था कि ऐसा नहीं है, ये एक नैरो इंडिकेटर है। क्योंकि जीडीपी मान के चलो कि इंडिया है, तो इंडिया का जीडीपी सपोज आप 5 ट्रिलियन कर देंगे, अब उस 5 ट्रिलियन में जीडीपी ये तो नहीं बताएगा ना कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। मान के चलो कि टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सबसे अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर हैं वो अधिक पुअर होते जा रहे हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो वही चीज है कि उन्होंने कहा था कि ये चीजें होना चाहिए। लेकिन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जैसे आप लोग जानते हो, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्था बनी, सिंस देन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैज adopted it for measuring their development। Given the changed global scenario, it is pertinent to ponder whether GDP is a good indicator or should it be assisted or replaced with other parameters। ये 1972 fourth king of Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, came up with the term of gross national happiness। He rejected the idea of GDP as इट मेजर्ड ओनली मटेरियल वेलबींग। वो ये चीज है, जीडीपी जो है सिर्फ और सिर्फ ये मेजर कर रहा है कि कंट्री के पास कितना मटेरियल वेल्थ है, ये प्रॉपर तरीका से डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं ये कर रहा है। वो वेलफेयर हम कितना कर रहे हैं, वो चीजें, कम्युनिटी की क्या पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीजों को मेजर नहीं कर रहा है। Whereas in GNH, material well-being is important as well as well-being in culture, community, knowledge and wisdom, governance, health, spirituality and psychological welfare।
The concept implies that GNS should take holistic approach towards notion of progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being also. ये चीजें यही कहा कि जीएनएच इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, जो हम 4 पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब किए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखा, देखो यदि आप भूटान को, एक टाइनी हमारा छोटा नेबर है, वो अभी भी एक ये मानता है कि 60% जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उनके हैं कि 60% जो एरिया, कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया होना है, वो उसमें जो ग्रीनरी होने चाहिए। क्योंकि ऐसे देखो, इंडिया के केस में हमारा जो फॉरेस्ट कवर 21 पॉइंट समथिंग है, लेकिन सारे ग्रीनरी को लिया जाए, क्योंकि उसमें प्लांटेशन वगैरह को भी अदर एरिया में जो है उनको किया जाए, तो 24 पॉइंट समथिंग होता है, जबकि मिनिमम क्या होना चाहिए, 33% जो ग्रीन कवर होना चाहिए। तो ये चीजें जो ग्रोस हैप्पीनेस का है, वो सारे पैरामीटर्स है, तो यही है कि 9 डोमेन्स आर साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी vitality, ecological diversity and resilience, and living standards. For some, measuring happiness looks vague, but one of the political thinker of Bhutan aptly elaborated this concept as an inspiration, a guiding principle through which Bhutan is navigating a path for sustainable and equitable society. अब देखो, इसी को आधार देख करके, भूटान के चीजों को देख करके, और जो वर्ल्ड में के बहुत सारे डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि जो कुछ चल रहा है, हम जीडीपी के टर्म में सिर्फ यदि देख रहे हैं, लेकिन वो चीजें प्रॉपर कंसीडर नहीं हो रहा, वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अपनी इसमें। तो आप देखोगे आज की डेट में 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इनफैक्ट 2019 का यदि देखोगे तो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे है, डेनमार्क सेकंड रैंक पे और नॉर्वे थर्ड रैंक पे, ये टॉप 3 में है। इनफैक्ट फिनलैंड और ये जो कंट्री है तीनों, फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ये हमेशा टॉप में ये रहते हैं। कभी कभी रैंक चेंज होते रहता है, लेकिन ये हमेशा टॉप 5 में ये रहते हैं। जो इसमें दिया जाता है, इंडिया का इनफैक्ट बहुत पैथेटिक कंडीशन है 140। यदि जीडीपी के टर्म में देखा जाए तो हम नॉमिनल टर्म में फिलहाल के लिए 5th लार्जेस्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें बहुत बुरा स्थिति है, 140 रैंक। इनफैक्ट आप देखोगे नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी हम बहुत नीचे हैं। तो जो ये है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भी क्या कंसीडर किया जाता है, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरसिटी, ठीक है, परसेप्शन ऑफ करप्शन एटसेट्रा, ये लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो होना चाहिए कि जीडीपी इज मस्ट, क्योंकि जब तक आपके पास रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो आप सुविधाएं प्रोवाइड कैसे करेंगे। लेकिन सुविधाएं, जो आपके पास रिसोर्सेस आ गए, तो उस रिसोर्सेस को वो सोशल बेनिफिट्स के लिए, जो हैप्पीनेस है उसको टर्न करने के लिए, उसमें टर्न करने के लिए हमें उस रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए। हाँ, नो डाउट, जो आपका जीडीपी है, दिस इज द बेस, अनलेस अदरवाइज आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे तो कैसे लगाओगे। जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया सपोज उज्ज्वला स्कीम चला रही है, तो उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ फैमिली को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है, तो 5+ करोड़ बहुत पहले ही अचीव हो गया। तो वो उसके लिए पैसे चाहिए, पर कनेक्शन 1600 सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। या फिर देखोगे आप आयुष्मान भारत, उसके तहत जो भी है आपको वेलनेस क्लिनिक खोलना या फिर मेडिकल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना, ऑलमोस्ट 50 करोड़ पॉपुलेशन, 50 करोड़ लोगों को, तो उन चीज़ों के लिए रिसोर्सेस चाहिए। या फिर आप राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सभी को शिक्षा प्रोवाइड करवाना, तो ये सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेस चाहिए। या फिर आज की डेट में डिफरेंट सर्विसेज चाहिए, इंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए। बट रिसोर्सेस आने के बाद जो मेजर थिंग होना चाहिए कि वो रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से होने चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इसका जो भी है पीडीएफ आपको, इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करें, देखें,
और आप कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। जो भी चीज़ें करंट अपडेट हो रहा है उस चीज़ को ऐड करें। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप मेरे से अच्छा ऐसे लिख सकते हो। जस्ट एक मैं ये मुझे जो लगता है ये मैंने दिया है आपको, और ये एक्चुअली टेस्ट में हमने ये इस ऐसे को इंक्लूड किया था। तो आप टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।